IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन और होम रूल आंदोलन को देखेंगे। ये 4 टॉपिक को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इसको पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहले मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं अलग से करा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और भविष्य में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और पूरा मॉडर्न इंडिया में बहुत जल्दी करवा दूंगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग बंगाल विभाजन को देखेंगे कि बंगाल के विभाजन का कारण क्या था, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम परिचय देखते हैं बंगाल के विभाजन का, तो लिखा है कि 18,900 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत लगभग 8 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा ब्रिटिश जो है भारतीय प्रांत कौन था? बंगाल था। और ये बंगाल जो है ब्रिटिश शासन के समय सबसे बड़ा प्रांत था, मुगलों के समय में सबसे बड़ा सूबा भी था, सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था, सबसे अधिक पैसा यहीं से आता था। उस समय के बंगाल में कौन कौन शामिल था? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश और झारखंड भी इसी का हिस्सा था। किसका? बंगाल का। तो उस समय का बंगाल काफ़ी बड़ा प्रांत था, जिसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल थे ये मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ देखना है मुख्य घटना क्या क्या घटी है। 3 दिसंबर 1903 को गृह सचिव रिजले द्वारा विभाजन की योजना बनाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की योजना किसने बनाई थी, तो बंगाल विभाजन की योजना गृह सचिव कौन बनाया था? रिजले ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 1903 में बनाया था। तो 1903 में इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई है। विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को की गई है, आपको याद रखना है। और 7 अगस्त जो है इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है? तो 20 जुलाई को, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, जो है ये लागू कर दिया गया। तो विभाजन की घोषणा अलग होती है, आपको याद रखना है। अब विभाजन कब लागू हुआ ये 16 अक्टूबर को अच्छे से याद रखना है। और 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, जब बंगाल का विभाजन किया गया। उसी समय जो है याद रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की घोषणा की थी। और इन्होंने अमार सोनार बंगला लिखा था। इसका मतलब होता है हमारा सोने जैसा बंगला। और आनंद मोहन बोस ने जो है फेडरेशन हॉल में जो है इसकी योजना बनाई थी कि स्वदेशी आंदोलन कैसे चलाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से थे, तो यहाँ पे हम डिटेल में एक एक चीज़ को देखेंगे अलग अलग तरीके से, जिससे आपको समझ में चीज़ें आ जाए कि कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं बंगाल के विभाजन से। बंगाल के विभाजन से अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन का मुख्य जिम्मेदार भी था। लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर थे और गृह सचिव रिजले, ये तीनों लोगों ने मिलकर के बंगाल के विभाजन को जो है परिणाम तक पहुंचाया था। तो बंगाल विभाजन से 3 लोग जिम्मेदार हैं, इनको याद रखना, कर्जन, फ्रेजर और रिजले। किस पद पे हैं ये भी याद रखना, वायसराय, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गृह सचिव थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर के ये योजना बनाई थी। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंगाल का धार्मिक विभाजन और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। क्यों? कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो बंगाल था। तो अगर हिंदू मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अगर हम बांट देंगे, ये अंग्रेजों की चाल थी, तो क्या होगा? उससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और हमारी जो बांटो और राज करो की नीति है वो आगे बढ़ जाएगी। यही उद्देश्य था किसका? तो बंगाल विभाजन का, लॉर्ड कर्जन का और उनके साथियों का उद्देश्य था। बंगाल विभाजन का आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा बंगाल था। तो बंगाल को जब विभाजित किया गया था तो बंगाल 2 भागों में बटा था। ये आपका पूर्वी बंगाल और ये आपका ये पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी वो कलकत्ता को बनाई गई थी और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाई गई थी। जो पश्चिम बंगाल है उसका गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो फ्रेजर को बनाया गया था। और जो गवर्नर मतलब उसका बंगाल का गवर्नर, विभाजित बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाए किसको बनाया गया था, तो पश्चिम बंगाल का फ्रेजर को बनाया गया था। और पूर्वी बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था? तो ब्रूमफील्ड को बनाया गया था, पूर्वी बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो विभाजन था, अंग्रेजों ने विभाजन का कारण कुछ और बताया था, लेकिन विभाजन का जो कारण था वो धार्मिक भी था। धार्मिक कैसे था? जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर जनसंख्या थी 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, जिसमें जो है 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। लेकिन जो
पूर्वी बंगाल है वहाँ पर जो है 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी, जिसमें 2 करोड़ मुस्लिम थे। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया कि जो है हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना कि इसका पीछे कारण क्या क्या बताया गया, इसकी चर्चा आगे हम अभी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं लिखा है बंगाल विभाजन का कारण। ये इतना डिटेल में मुझे बताने पीछे कारण ये उद्देश्य है क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है बड़े बड़े वाक्य बना के आते हैं, इस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है। लिखा है कि 20 जुलाई 1905 को वायसराय कर्जन ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो पूर्वी और पश्चिम बंगाल जो बांटा गया, इसके पीछे जो है कर्जन ने क्या कारण बताए थे, इन कारणों को हमें देखना है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कारण बताए गए हैं, वो कौन से कारण हैं? पहला है आपका अत्यधिक विशाल क्षेत्रफल के कारण प्रशासनिक जटिलता निवारण हेतु। कहना यह था कि बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र था, इसलिए प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हो रही थी और यहाँ पर शासन करना आसान काम नहीं था, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया। तो बंगाल के विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण है, कोई धार्मिक कारण नहीं है। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश सरकार कह रही है। दूसरा, पुलिस पर अत्यधिक दबाव के कारण चोरी और अन्य अपराधों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि बंगाल बड़ा स्टेट है तो यहाँ अत्यधिक दबाव है किसके ऊपर? पुलिस के ऊपर है, जहाँ चोरी और अन्य अपराध के लिए जो है पुलिस काम ठीक से नहीं कर पा रही, ये कारण बता रहा है ब्रिटिश सरकार। तीसरा, मुस्लिम बहुल पूर्वी जिलों की विकासात्मक उपेक्षा की जा रही है। जो मुस्लिम जिले हैं खासकर पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी बंगाल में, वहाँ पे विकास काम ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसीलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ब्रिटिश सरकार। तो ये 3 कारण अच्छे से इसको याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बंगाल विभाजन के कौन कौन से कारण अंग्रेजों ने बताए थे। अब आपको ये वाक्य बना कर दिया जाएगा तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि बंगाल विभाजन के कारण क्या क्या थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक कारण क्या था? भारतीयों के अनुसार वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बंगाल का विभाजन करके राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, ये सबसे बड़ा कारण था। भारतीयों या वास्तविक कारण यही था कि बंगाल का विभाजन अगर कर दिया जाएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। दूसरा, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, उसका फायदा अंग्रेजों को मिलेगा। तीसरा, बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था, ये भी जो है एक कारण था। ढाका को मुस्लिम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना, जहां कालांतर में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भी थी। तो आगे मुस्लिम लीग की स्थापना भी बताऊंगा मैं, जो ढाका में की गई थी। तो याद रखना, मुस्लिम जो पूर्वी आपका केंद्र था उसे जो है खासकर मुस्लिम राजनीतिक केंद्र बनाना था, ये भी उद्देश्य था। किसका? अंग्रेजों का उद्देश्य था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रवादियों ने इन कारणों को समझकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की तथा राष्ट्रीय आंदोलन जो है उग्रवादी चरण में प्रवेश कर गया। तो याद रखना, इसी समय जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। इसको कहते हैं बंग भंग आंदोलन। इसके बाद लिखा है आगे, नोट्स कुछ जो है मैं इंपॉर्टेंट जो है कि हमें देखना है। लिखा है बंगाल ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र और राजधानी थी। तो बंगाल उस समय क्या था? प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र था और उस समय केंद्र के साथ साथ राजधानी भी था। आधुनिक शिक्षा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जागरूकता यहाँ बहुत ज़्यादा थी। राजनीतिक संस्थाओं का विकास और राष्ट्रवाद यहाँ बहुत ज़्यादा था। आंदोलन को कमजोर करने हेतु विभाजन किया गया। तो यही सब का जो कारण थे, इन्हीं को देखते हुए बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया था? तो ये निर्णय लिया था अंग्रेजों ने। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। अब बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या उसकी प्रतिक्रिया आई, क्या क्या जो है उसमें किया गया। पहला है आपका, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्वराज्य, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मुख्य विचारों का प्रचार हुआ। तो याद रखना, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे जो मुद्दे थे वो इसी समय जो है आगे आ गए और इसकी मांग जो है की जाने लगी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो 7 अगस्त आपको डेट याद रखना है कि 7 अगस्त 1905 को ही कहाँ से? तो बंगाल के टाउन हॉल से जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल जो है केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब? तो उसी समय की गई थी, स्वदेशी आंदोलन के समय। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। इसके अलावा क्या हुआ? भारत में उग्र राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ हो गया था। तो 1906, ये 1906 है। 1906 में कलकत्ता जो है, याद रखना, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। उसी में अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रस्ताव भी पास किया गया था। इसको भी याद रखना कि स्वराज के प्रस्ताव की मांग का प्रस्ताव कब पास किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन 1906 में हुआ था। ठीक है,
ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन किया किसने था? कर्जन ने। बंगाल विभाजन किसके समय में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में रद्द किया गया। और किसने रद्द किया? तो याद रखना जो है बंगाल दिल्ली दरबार में, और उस समय दिल्ली दरबार में जो है इंग्लैंड के राजा आए थे, उन्हीं के कहने पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन क्या किया? रद्द कर दिया। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द करने के कारण कर्जन और मिंटो की प्रतिक्रियावादी नीतियों से उत्पन्न जन असंतोष को शांत करने के लिए 1910 में लॉर्ड हार्डिंग को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई, इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ कि उसी के लिए लॉर्ड हार्डिंग को बना करके भारत गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, वायसराय बना के भेजा गया कि आप जाइए और इन समस्याओं को दूर करिए। वैश्विक स्तर पर यूरोप में महायुद्ध की आशंका थी। ऐसे में सरकार को भारत में समर्थन आधार जुटाना आवश्यक था। ये भी एक कारण था बंगाल विभाजन को रद्द करने का। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन रद्द क्यों किया गया, तो ये भी एक कारण था कि विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और भारतीयों का समर्थन जरूरी था, इसीलिए बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तन करके कलकत्ता में राजनीतिक गतिविधियों के पतन को सुनिश्चित कर दिया गया। तो याद रखना अंग्रेजों ने एक चाल तो जो है ये भारतीयों का समर्थन लेने के लिए तो चल दिया कि जो है कलकत्ता का जो है ये क्या कहते हैं राजधानी के रूप में जो है उसका जो है कमज़ोर कर दिया, और बंगाल को कमज़ोर कर दिया और दिल्ली को राजधानी बना दिया। तो इस तरह से जो है बंगाल क्या हो गया? राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो था वो उसका पतन हो गया। तो बंगाल के महत्व को कम कर दिया गया जो है कब? 1911 में, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसके अलावा जो है राजनीतिक अशांति और कोलाहल का वातावरण उस समय था। 1909 के एक्ट के तहत सुधारों के खोखलेपन से उदारवादियों में निराशा थी। तो 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई थी, जिससे जो है उदारवादी जो है क्या थे? बहुत ज़्यादा नाराज थे। इन कारणों से तथा भारत में शांति व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो यही इतने कारण हैं, इन्हीं कारणों की वजह से बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ। अरुंडेल समिति 1906 बंगाल विभाजन रद्द करने किया जाना चाहिए था। याद रखना बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश किसने किया था? तो अरुंडेल समिति 1906 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। अरुंडेल समिति जो है जुड़ी हुई है किससे? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने से। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी उस समय आई थी, जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बंगाल विभाजन से जुड़े हुए कुछ और चीज़ों को हम देखेंगे और साथ में जो है साथ में स्वदेशी आंदोलन को। तो लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम जो है किसने अपनी पत्रिका में दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रयुक्त किया गया था। किसके बारे में? जो है स्वदेशी आंदोलन, इसको हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, और ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा वाले इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में कहाँ शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्रों में, जो आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा था, इसी समय गीत लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है, ठीक है। आज वर्तमान में उसी का राष्ट्रीय गान है। तो अमार सोनार बंगला का मतलब होता है हमारा सोने जैसा बंगला। इसके अलावा 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर के कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन हुआ और नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। किसके समय में? तो याद रखना 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश पत्रकार, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन को किस पत्रकार ने कवर किया था, इसकी न्यूज बनाया था, तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेबियंस ने द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी और इसी में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को कवर किया था। तो स्वदेशी आंदोलन की पूरी जानकारी हमें इसी किताब से मिलती है और यही अंग्रेज थे जिन्होंने, पत्रकार थे जिन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन को कवर किया था, संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा अगस्त 1906 में गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया था। ये भी याद रखना उसी समय किया था। और लोकमान्य तिलक ने जो है मुंबई और पुणे, लाला लाजपत राय ने पंजाब से जो है सैयद हैदर रजा ने दिल्ली और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में आंदोलन को आगे बढ़ाया था। किस आंदोलन को? तो स्वदेशी आंदोलन को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखना क्यों शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। लिखा भी है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आरंभ स्वदेशी आंदोलन के
जो है प्रमुख उद्देश्य और या कारण क्या थे। पहला क्या था, बंगाल विभाजन को रद्द करवाना। इसका उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द करवाना, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बहिष्कार, असहयोग आदि के द्वारा ब्रिटिश शासन को कमजोर करना, ये भी उद्देश्य किसका था, तो स्वदेशी आंदोलन का। तो ऐसे ही वाक्य बना के आपसे उद्देश्य के बारे में पूछा जाएगा। रूपरेखा क्या थी, इसके कार्यक्रम क्या थे, स्वदेशी आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, भी आपसे पूछा जाएगा। तो विदेशी वस्तुओं, सरकारी स्कूलों, अदालतों, नौकरियों, उपाधियों आदि का बहिष्कार करना, ये पहला कार्यक्रम था स्वदेशी आंदोलन का। दूसरा, हड़ताल करके प्रशासन को पंगु बनाना। महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरना देना, तो महिलाओं को आदेश दिया गया था कि विदेशी दुकानों पर धरना दें जो है, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज आदि का विरोध करना, ये भी इसमें शामिल कर लिया गया। आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी शिक्षा, उद्योग, कला और विज्ञान को प्रोत्साहन दिया गया, तो स्वदेशी को हर तरीके से बढ़ाने का काम किया गया। यही सब कार्यक्रम अपनाए गए थे किसमें, तो स्वदेशी आंदोलन में। इसके अलावा कार्य पद्धति क्या थी, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था और रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। तो रक्षाबंधन का त्यौहार रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया। बहिष्कार के तहत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और कई लोगों ने सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया था उस समय। कोलकाता विश्वविद्यालय की जो है दास गृह के रूप में आलोचना की गई थी, किसकी, बंगाल विभाजन की। इसके अलावा भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में, पूछा गया है कि जो है गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस आंदोलन के समय की थी, तो स्वदेशी आंदोलन के समय की थी। इसके अलावा अरविंद घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आचार्य बनाए गए थे, ये भी याद रखना। डॉन सोसाइटी के सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया और वही पंजाब में दयाल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी किस समय, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, जो है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए सारा काम किया गया स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या किया गया, तो पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। महिलाओं ने विदेशी जो है प्रसाधन सामग्री उपयोग में जो है ताला लगाना बंद कर देना और दुकानों पर बाहर जाकर के धरना देना, ये काम था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमर सोना बांग्ला और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाए गए उस समय। सहकारी संगठन और पंच समितियां तथा जो है गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव जैसे धार्मिक और पारंपरिक मेलों का आयोजन किया गया लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। सामाजिक आधार क्या था, आंदोलन में विद्यार्थी मुख्य कर्ता धर्ता थे, तो इसमें जो है याद रखना स्वदेशी आंदोलन में विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाएं पहली बार घर से निकलकर जुलूस में शामिल हुई स्वदेशी आंदोलन में। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम समुदाय की भागीदारी नहीं रखी। वस्तुतः उच्च और मध्यम वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता आंदोलन से दूर रहे तथा विभाजन का समर्थन किया, तो मुस्लिम नेताओं ने क्या किया, विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने विभाजन का समर्थन किया, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम नेताओं ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, जैसे जो है सैयद जो है हैदर रजा, अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन जैसे नेताओं ने जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन किया और बाकी कुछ लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। इसके अलावा किसान इस आंदोलन से दूर रहे। यह क्वेश्चन कम से कम 4 बार से 5 बार आ चुका है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन सबसे दूर रहा, तो किसान इस आंदोलन से दूर रहे। ये बात याद रखना, किसानों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि किसने समर्थन किया है, तो किसने समर्थन नहीं किया है। प्रसार कहाँ हुआ, स्वदेशी आंदोलन कहाँ तक ये विस्तारित हुआ, ये भी हमें जान लेना है। तो लिखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांध करके एकता प्रदर्शित की और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल में। इसके अलावा जो है बंगाल में जो है मुख्य नेता कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बाल गंगाधर तिलक ने पूना और बॉम्बे में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उन्होंने वहाँ प्रचार किया था। दिल्ली में, यह क्वेश्चन 3 बार आ चुका है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसका जो है प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक बार कि बंगाल विभाजन क्या केवल बंगाल
बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो क्या स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित था या उसका प्रसार पूरे भारत में था? तो याद रखना, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में, शुरुआत बंगाल से हुई है लेकिन वो पूरे भारत में था, और अलग अलग नेताओं ने कहाँ कहाँ समर्थन किया है ये आपको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और 1905 की घटना को, मैंने दो घटनाओं को बताया, एक बंगाल विभाजन, एक स्वदेशी आंदोलन। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई, कैसे की गई, इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। तो बंगाल विभाजन के बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो पृष्ठभूमि क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना करने का? तो W. हंटर एक अंग्रेज थे, उनकी पुस्तक का नाम था इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान, में लिखा था कि यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सेंटेंस किसने कहा था? तो W. हंटर ने कहा था। एक किताब थी, उनके नाम था द इंडियन मुसलमान। इस किताब में ब्रिटिश सरकार को यह सलाह दी गई थी कि आप अगर भारत में शासन आपको करना है तो मुसलमानों को खुश रखो और उनको अपने साथ मिला के रखो। इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई थी। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था, जिन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करने में सबसे अधिक योगदान दिया था। तो इस किताब के माध्यम से ही, ये जो है हंटर के किताब के माध्यम से ही अंग्रेजों को सलाह दी गई थी कि मुसलमानों को खुश रखो, जिससे जो है हमें जो है भारत में शासन व्यवस्था करने में आसानी हो सके। आगे लिखा है सर सैयद अहमद खान, ये पृथक देश की मांग करते थे। तो सर सैयद अहमद खान जो है सबसे बड़े जो है हिंदू मुस्लिम के हितैषी थे। बाद में इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था और हिंदू और खासकर कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी हो गए थे। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अगर किसी को पकड़ा था भारत में मुसलमानों को अलग करने के लिए तो सर सैयद अहमद खान को पकड़ा था। आगे लिखा है विचार क्या है? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय मिंटो से मिलने सब गए। तो आगा खां के नेतृत्व में 35 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला गया, क्योंकि शिमला उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी। तो वहाँ पे गया, शिमला जा करके आगा खां ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और कहा कि हमें मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक पार्टी हमें बना के दीजिए या हमारा सहयोग कीजिए। तब मिंटो ने उनका सहयोग किया। तो आगा खां की इसमें बड़ी भूमिका थी, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के आयोजन में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान बंगाल विभाजन के समर्थक द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो याद रखना, जो ढाका के उस समय नवाब थे उनका नाम क्या था? नवाब सलीमुल्लाह खान था, और इन्होंने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग स्थापित करने का? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, ठीक है। याद रखना, जो मुस्लिम लीग है उसका उद्देश्य यही था कि मुसलमानों में जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना था, कि मुसलमान को ये बताना था मुसलमानों को कि ब्रिटिश सरकार हमारे विरोधी नहीं है, हमारा समर्थन है, तो हमें निष्ठा की भावना जो है अंग्रेजों के प्रति रखनी चाहिए। ये उद्देश्य था किसका? मुस्लिम लीग का। दूसरा, अन्य संप्रदायों के प्रति सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ने से रोकना था। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना था। ये 3 उद्देश्य के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। प्रभाव क्या पड़ा उसका? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की सफलता हो गई। जो अंग्रेज चाहते थे वो उनको मिल गया। 1909 के माल्य मिंटो सुधार से संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और मुसलमानों को संप्रदाय निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई, उन्हें पृथक निर्वाचन दे दिया गया। प्रथम मांग की गई थी जो है फर्स्ट डिमांड की गई थी 1906 में आगा खां ने जो है लॉर्ड मिंटो से की थी, और द्वितीय जो डिमांड थी 1908 में अमृतसर में की गई थी। 2 बार डिमांड किया था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाए, तब जा करके उनको दे दिया गया। भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई और भारत का विभाजन इसी से हुआ। अगर ये न दिया गया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अब याद रखना, जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी, 1906 में की गई थी, याद रखना। और किसने किया था? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे, याद रखना है। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो लखनऊ बनाया गया। कोई सोच भी नहीं सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई है तो उसका हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया गया था। इसके सचिव कौन थे? तो मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क जो है इसके क्या थे? सचिव थे। विदेशी शाखा खोली गई थी, याद रखना, मुस्लिम लीग की विदेशी शाखा खोली गई थी लंदन में। अमीर अली ने 1908 में खोला था। ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि मुस्लिम लीग की विदेशी शाखा कहाँ खोली गई थी और किसने खोला था? तो लंदन में अमीर अली ने खोला था, ये आपको याद रखना है।
अधिवेशन हुआ था तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन पूछा गया कब हुआ था, तो कराची 1907 में हुआ था, इसके अध्यक्ष आगा खां थे। और फिर द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, 1908 में हुआ था। तो ये बात याद रखना कि पहला अधिवेशन, जैसे हम कांग्रेस के अधिवेशन को याद करते हैं वैसे कुछ अधिवेशन मुस्लिम लीग के भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था, कराची 1907 में, और अमृतसर 1908 में दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जो है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन जो है कैसे हुआ, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जो है कब, 1907 में। विभाजन किस बात को लेके हुआ, अध्यक्ष पद को लेके हुआ। कैसे हुआ, लिखा है यहाँ पे 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में गर्म पंथियों को कांग्रेस से निकाल करके बाहर कर दिया गया। तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, नरम दल, गरम दल। इसे हम उग्रवाद और उदारवाद और उग्रवाद कहते हैं। विभाजन का कारण क्या था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो विभाजन का कारण क्या था कि नरम दल और गरम दल विभाजन ये हुआ कैसे। तो जो नरम पंथी लोग थे वो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरम पंथी पूरे देश में रखना चाहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो नरमपंथी, कांग्रेस के जो नरमपंथी लोग थे, उदारवादी लोग थे, वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन तक बंगाल तक सीमित रहे। लेकिन जो उग्रवादी थे, जैसे आपने बाल गंगाधर तिलक को देखा, लाला लाजपत राय को देखा, इन लोगों ने समर्थन किया स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो ये लोग जो है चाहते थे कि पूरे देश में ये प्रसार हो, और उन्होंने किया भी। ये कारण था पहला कांग्रेस के विभाजन का। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इतने बड़े बड़े वाक्य बना करके अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, गरमपंथी विदेशी माल के बहिष्कार के साथ ब्रिटेन को किसी तरह का सहयोग न दिए जाने की मांग कर रहे थे। तो जो गरमपंथी थे वो कहते थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और किसी तरह का ब्रिटिश सरकार का समर्थन मत करो। ये किसकी मांग थी, गरमपंथियों की मांग थी, जिसे हम उग्रवादी कहते हैं। 1907 ईस्वी में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के मतभेद, गरमपंथी लाला लाजपत राय और नरमपंथी जो है रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो जो उग्रवादी थे वो लाला लाजपत राय को, और जो नरमपंथी उदारवादी थे वो जो है किसको, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। जिसमें जीत कौन गए, रास बिहारी, क्योंकि उदारवादियों की संख्या नरमपंथियों की संख्या ज़्यादा थी तो वो जीत गए। ये भी एक कारण था विभाजन का, क्योंकि वो लोग विभाजन में अध्यक्ष नहीं बना पाए, जिससे विभाजन हुआ। नागपुर में गरमपंथियों के प्रभाव के कारण जो है नरमपंथियों ने यह अधिवेशन सूरत में आयोजित करवाया। जो याद रखना, जो गरमपंथी थे वो चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन हो, क्योंकि नागपुर गरमपंथियों का क्षेत्र था। नरमपंथियों ने संख्या ज़्यादा थी, इन लोगों ने सूरत में इसको आयोजित करवा दिया। ये भी एक कारण था। ठीक है, इससे भी वो नाराज हो गए थे। अफवाह क्या फैली, 1906 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वावलंबन संबंधी प्रस्ताव रद्द किए जाएंगे। मतलब ये जो है अफवाह फैला दी गई, क्योंकि 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उनमें 4 प्रस्ताव को पास किया गया था। कौन कौन, पहला है स्वदेशी, दूसरा है बहिष्कार, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा है आपका स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब होता है स्वराज्य। ठीक है, ये प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही गई थी, जिससे गरमपंथियों नाराज हो गए। तिलक और राणा डे के गुट में व्यक्तिगत विरोध था। तो राणा डे कौन, एमजी राणा डे और तिलक के गुट में भी बहुत ज़्यादा क्या था, विरोध था, व्यक्तिगत विरोध था। ये भी एक कारण था जिससे जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम क्या निकला इससे, कांग्रेस का सामाजिक आधार सीमित हो गया, क्योंकि जब विभाजन हो गया तो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार था जनता के बीच में वो क्या हो गया, सीमित हो गया। ये विभाजन का, तो ये मेंस में भी आपको काम आ सकता है, पीटी में तो आ ही सकता है। स्वदेशी आंदोलन पर प्रतिकूल 1 वर्ष के अंदर स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन जो है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और स्वदेशी आंदोलन 1 वर्ष के अंदर क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उदारवादी और उग्रवादी क्या हो गए, अलग हो गए, जिससे जो है जड़ें कमजोर हो गई आंदोलन की। तीसरा, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जन तथा आंदोलन की गति क्या पड़ गई, धीमी पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये भी इसका परिणाम निकल के आया। इसके अलावा अंग्रेजों को सूरत विभाजन से लाभ हुआ और अंग्रेजों ने गरमपंथी नेताओं पर सख्त कार्रवाई की तथा नरमपंथियों की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया। निष्कर्षतः सूरत विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि राष्ट्रीय नेताओं ने शीघ्र ही जो है पारंपरिक सहयोग के महत्व को समझते हुए 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गरमपंथी नेताओं को पुनः शामिल कर लिया। तो गरमपंथी नरमपंथी फिर कब शामिल हुए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दिल्ली दरबार हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ है? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित किया गया था? सम्राज्ञी घोषित किया गया था इसी समय। साथ ही उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जाएगा महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो आपको बताना है पहले दिल्ली दरबार में कब? 1877 में। और इसी समय जो है याद रखना महारानी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई का। ये बात याद रखना, उन्हीं के स्वागत में वो गेट बनाया गया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, हजारों लोगों की जान गई थी तथा दरबार में बेशुमार धन की बर्बादी हुई थी। तो याद रखना एक तरफ पैसा लुटाया जा रहा था, एक तरफ भारत में बंगाल का ये क्या कहते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। इसी समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो प्रतिबंधित कानून लाया था, किसने? लिटन ने लाया था। इसीलिए लाया था क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1903 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो उस समय इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण हुआ था और एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई आर्थर को भेजा था कहाँ पे? भारत। और लॉर्ड कर्जन ने पहली बार तार के द्वारा भाषण दिया था। भयंकर अकाल उस समय भी पड़ा था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में द्वितीय जो है क्या पड़ा था, क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जो कौन आया था? तो याद रखना एडवर्ड सप्तम के भाई आर्थर आए थे, भारत आए थे। ठीक है। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। जॉर्ज पंचम और मैरी का आगमन हुआ था, मैरी उनकी पत्नी थी। राजधानी हस्तांतरण हुआ इसी समय। याद रखना जो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था इसी समय राजधानी का हस्तांतरण हुआ। बंगाल से दिल्ली राजधानी बनाई गई 1912 में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था इसी में। इसके अलावा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, ये भी याद रखना है। और असम सिलहट का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना बंगाल, जब बंगाल का विभाजन किया गया, रद्द किया गया, तो बंगाल से निकाल करके एक राज्य बनाया गया था, उसका नाम था उड़ीसा और बिहार राज्य। एक साथ नाम था उड़ीसा और बिहार। बाद में उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तो याद रखना जब पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय बंगाल से अलग करके उड़ीसा बिहार एक प्रांत बनाया गया था। तो उड़ीसा बिहार एक प्रांत था जो 1936 में अलग किया गया था। क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार आया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग को देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग आंदोलन सब जो है विचार किसने दिया था, तो एनी बेसेंट और तिलक ने। और होम रूल कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड में पहली बार होम रूल लीग आंदोलन हुआ था वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, इन्होंने ही जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तो भारत में 2 लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया है, कौन कौन? तिलक और एनी बेसेंट। तो यहाँ मैंने क्या किया है, आपको जो है अलग अलग दोनों के, तिलक और एनी बेसेंट को मैंने अलग अलग अंतर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएं। पहला है आपका लाला लाजपत राय अमेरिका में होम रूल आंदोलन चलाए थे 1915 में, ये आपको याद रखना है। लंदन में भारतीय होम रूल 1912 में महासचिव डी ग्राहम पोल ने चलाया था, ये आपको याद रखना है। 2 बातें फैक्ट के रूप में। दूसरा, जो तिलक का होम रूल लीग था उसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो अप्रैल 1916 में पूना के बेलगांव में की गई थी, ये आपको याद रखना है। जबकि एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर में 1916 में मद्रास में के अंडियार में की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि तिलक और एनी बेसेंट में से किसका होम रूल पहले बनाया गया था? तो याद रखना सबसे पहले तिलक ने होम रूल बनाया था। कहाँ पर? अप्रैल 1916 में पूना के बेलगांव में। और सितंबर 1916 में मद्रास के अंडियार में किसने स्थापित किया था? तो एनी बेसेंट ने। तो दोनों के अंतर के माध्यम समझेंगे तो अच्छे से में याद हो जाएगा। दूसरा, जो तिलक का कार्यक्षेत्र था होम रूल का, वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो है बम्बई के अतिरिक्त मध्य प्रांत और बरार तक था। बरार नागपुर के क्षेत्र को कहते हैं, मध्य प्रदेश का उनको मध्य प्रांत कहते थे। तो इतने क्षेत्रों में तिलक का था। और याद रखना जो एनी बेसेंट का था, तो तिलक के क्षेत्र को छोड़कर लगभग समस्त भारत में किसका क्षेत्र था? तो याद रखना एनी बेसेंट का। अब आपसे पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट और तिलक के होम रूल लीग में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था? तो याद रखना एनी बेसेंट की होम रूल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा था, तिलक का कम था। ये अंतर करके आपको याद रखना है। दूसरा, तिलक के होम रूल का अध्यक्ष कौन था? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और सचिव कौन थे? NC केलकर थे, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। दूसरी तरफ जो एनी बेसेंट का होम रूल था उसके अध्यक्ष तो एनी बेसेंट ही थी, सचिव उन्होंने बनाया था किसको, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। यह आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि तिलक ने अपने होम रूल लीग का प्रचार कैसे किया था, तो मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र के माध्यम से। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार किससे किया था, कॉमन बिल और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र से किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉमन बिल और न्यू इंडिया किसका है, तो एनी बेसेंट का। और इन्हीं अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, तो होम रूल लीग का इन्होंने प्रचार किया था। तो इस तरह अंतर करके जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होने पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित की गई थी कि सदस्यों के तिलक की लीग में नो एंट्री थी। तिलक ने अपने होम रूल लीग में कहा था कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हैं गोखले द्वारा स्थापित, उनमें इनके सदस्य शामिल नहीं हो सकते हैं। तो तिलक ने रोक लगा दिया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हमारे उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अब होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, ये हम जान लेते हैं कि होम रूल आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था। पहला कारण क्या था, कांग्रेस विभाजन के पश्चात उपजी राजनीतिक निष्क्रियता। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो जो राजनीतिक निष्क्रियता थी, लोग राजनीतिक रूप से जो कमजोर पड़ गए थे, उसको मजबूत करना था। 1909 के माल्य मिंटो सुधार द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम के बाद उदारवादी नेताओं की लोकप्रियता में कमी आ गई थी, तो उस कमी को क्या करना था, और बढ़ाना था। स्वदेशी आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय नेतृत्व की शून्यता थी। बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया था। अरविंद घोष ने राजनीतिक रूप से क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था, 1908 में भेजा गया था, और ये 1914 तक जेल में थे। कहाँ पर, म्यांमार के मांडले जेल में थे, और वहीं रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज नामक पुस्तक लिखी थी। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज में कहा था कि जो वैदिक काल के लोग थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। आप कभी जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा उत्तरी ध्रुव से किसने बताया था, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि वैदिक काल के लोग आए थे। तो 2 किताब उन्होंने वहीं पे लिखी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का कुशल नेतृत्व हुआ इस समय। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रवृत्ति तथा मंशा का उजागर होना, ये भी हो गया कि ब्रिटिश सरकार हमको कुछ नहीं देगी, बस केवल हमारा इस्तेमाल करेगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में महंगाई, कर वृद्धि इत्यादि से जन असंतोष बढ़ गया था। तो युद्ध हो रहा था कहाँ पर, इंग्लैंड में, यूरोप में युद्ध हो रहा था, और भारत से जो है महंगाई और कर वृद्धि हो रही थी। इसी पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता था, युद्ध में होता था। क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए, किसमें पूछा जाएगा, तो याद रखना कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए। तो कार्यक्रम कौन कौन से हैं इसको अच्छे से याद रखना। वो कार्यक्रम हैं जो है किसमें, तो जो है होम रूल आंदोलन में। तो केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में पत्रों के माध्यम से तिलक ने, जबकि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र नामक पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने जन संचार का कार्य किया। तो लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपने समाचार पत्र का उपयोग किया। दूसरा, तिलक ने समस्त भारत का दौरा करके जनमत तैयार करने का कार्य किया और नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये पूछा जाएगा, ये नारा जो है तिलक ने कब दिया था, तो होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। कब दिया था, तो 1916 में दिया था। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा 1917 में अध्यक्ष पद पर रहते हुए एनी बेसेंट, याद रखना 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था, जो पहली महिला अध्यक्ष थी। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ये कब कहा था, तो एनी बेसेंट 1917 में कहा था, कलकत्ता में ये बात कही थी। होम रूल आंदोलन के मंद पड़ने का कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां थी जिन्होंने इस आंदोलन को तेजी से दबा दिया। तिलक और बिपिन चंद्र पाल के दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जो है एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी, जब जो है एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब लिया था उन्होंने। इसके अलावा मद्रास में छात्रों के जनसभा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा एडविन में जो है मॉन्टेग्यू की घोषणा और नेतृत्व विहीनता हो गई थी उसमें। तो याद रखना ये अगस्त, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी, 1917 में हुई थी। तो उसके में क्या क्या किया गया था, तो लिखा है
नवीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने संसद में कहा कि भारतीयों को सुशासन का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा था कब, याद देखना मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या था, कब हुआ था, 1917 में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इस घोषणा के पश्चात एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट ने कब वापस लिया था, तो मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा ले लिया था। 1918 में वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय शांति का जनक जो है किसको कहा गया था, तो तिलक को कहा गया था। और याद रखना आर्य समाज को भी कहा गया था, ये भी याद रखना। और तिलक और आर्य समाज को किसने कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। इसी पुस्तक में उन्होंने आरोप लगाया था कि जो है भारत में अशांति के दो लोग जिम्मेदार हैं, एक आर्य समाज और एक तिलक। तो तिलक नाराज हो गए, तो तिलक नाराज होकर के इनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया था। तो लिखा भी है कि भारतीय अशांति जनक कहा, जिसके पश्चात तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन चले गए थे। इस कारण भी क्या हो गया, होम रूल आंदोलन कमजोर पड़ गया। ये मुकदमा तिलक हार भी गए थे, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा करने गए थे। ठीक है, कहाँ पर, लंदन में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1917-18 में सांप्रदायिक दंगे हुए हिंदू मुसलमानों में, इससे जो है अलग हो गया और कमजोर पड़ गया। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जो स्थापित की गई थी कि सदस्यों को लीग में प्रवेश न होने देना, ये भी एक कारण था जिससे कमजोर पड़ गया। 1920 में गांधी जी द्वारा होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने होम रूल आंदोलन का नाम बदल करके क्या कर दिया था, तो स्वराज सभा कर दिया था। कब, 1920 में। किसने, गांधी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस प्रकार यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य होम रूल को प्राप्त नहीं कर सका, परंतु इसने पुनः राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भावना को जीवित करके आगामी आंदोलन की आधारशिला को तैयार की। तो याद रखना इसी के कार्यकर्ता बाद में असहयोग आंदोलन में गांधी का समर्थन किए थे। तो एक तरह से आधार प्रदान किया किसने, होम रूल आंदोलन ने। तो होम रूल आंदोलन का नाम जो है किसने बदल दिया था, तो याद रखना गांधी ने बदला था, स्वराज सभा रख दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो इस वीडियो में आज मैंने जो है 4 टॉपिक को करा दिया है, जो है आप इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के मॉडर्न इंडिया के सारे टॉपिक को मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। वीडियो को आप सारा मिल जाएगा आपको, इसका सारा PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे।